वेलकम टू यूपीएससी हिस्ट्री गुरु। आई होप आप सब ठीक होंगे। एक बार फिर से आपको वेलकम करता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि जो वीडियोस हम हर दिन अपलोड करते हैं होपफुली उन वीडियोस से आपको बहुत फ़ायदा मिलता होगा। काफ़ी सारी वीडियोस मैंने रिगार्डिंग टाइम टेबल, उसके बाद मैंने आपको कुछ रियलिटीज़ और मिथ के बारे में बताया था। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर आप देखेंगे तो पर डे हमारी एक वीडियो आती है जो हमेशा मेरी कोशिश रहती है कि वो कंटेंट के रिलेटेड रहे। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आया हूँ। बहुत सारे बच्चों का कंसर्न होता है कि सर एनसीईआरटी में हमें कौन कौन सी बुक जो है वो चूज़ करनी है, यानी मार्केट से हमें कौन सी बुक लानी है। काफ़ी बार सर ऐसा होता है कि मार्केट में हम जब जाते हैं तो कोई कहता है कि ओल्ड एनसीईआरटी पढ़िए और कोई कहता है कि न्यू एनसीईआरटी पढ़िए। इस पूरे वीडियो में मुझे उम्मीद है कि मैं आपकी ये परेशानी दूर कर सकता हूँ। इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। जिन भी बुक्स के बारे में मैंने आपको बताऊंगा उन बुक्स के अंदर में भी आपको सिलेक्टिव टॉपिक्स पढ़ने की ज़रूरत है। क्योंकि ये वीडियो मैं बुक्स के रिलेटेड बता रहा हूँ और ख़ासकर इस पूरी वीडियो के अंदर हम एनसीईआरटी की बात करेंगे, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक्स मानी जाती है जब हम यूपीएससी की तैयारी कर रहे होते हैं। लेकिन काफ़ी बार हमारा काफ़ी समय इस चीज़ में चला जाता है कि आखिर किस एनसीईआरटी को पढ़ा जाए। बहुत बार ऐसा भी सुनने को मिला है कि 6 to 12 तक एनसीईआरटी पढ़नी है, लेकिन कंफ्यूजन ये है कि 6 to 12 तक जो एनसीईआरटी पढ़नी है सर, क्या उनके नोट्स बनाने हैं, क्या वो माइंड मैप के थ्रू पढ़नी है, या क्या सारी की सारी बुक्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हमें सिलेक्टेड टॉपिक्स पढ़ने हैं और सिलेक्टेड बुक्स ही पढ़नी है। ऐसा ना हो कि आप सिर्फ एनसीईआरटी में ही उलझे रहें और आपकी स्टैंडर्ड बुक्स तक आपको टाइम ही ना मिले। मैंने पहले भी कहा है, ये एग्जाम नॉलेज का नहीं है, ये एग्जाम अंडरस्टैंडिंग का है, ये एग्जाम कंसेप्ट का है और ये एग्जाम आपका एनालिटिकल अप्रोच का है। सो चलते हैं, आज इस वीडियो में हम बात करते हैं कि आखिर कौन कौन सी एनसीईआरटी बुक हमारे पास होनी चाहिए। ज्यादा कोशिश कीजिएगा कि अगर ये बुक्स आपके पास मार्केट में अवेलेबल हैं तो ले लीजिएगा। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स पीडीएफ के द्वारा या और किसी और माध्यम से यूज करते हैं, लेकिन मैं ये मानता हूं कि पढ़ने के लिए विजुअलाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि बुक के अंदर हम अंडरलाइन भी करते हैं। सो क्योंकि ये बुक बहुत ही इजी अवेलेबल भी है और इतना ज्यादा कॉस्टली भी नहीं रहती, तो कोशिश करिएगा कि मार्केट से एक बार बुक ये खरीद ही लें, क्योंकि ये बुक आपके साथ काफी समय तक रहने वाली है। आइए शुरू करते हैं कि आखिर कौन कौन सी बुक किस किस टॉपिक में हमें यूज करनी है और कौन सी एनसीईआरटी की बुक हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यूपीएससी हिस्ट्री गुरु ने अपना नया टैगलाइन चूज किया है, होपफुली आप लोगों को भी ये पसंद आएगा। क्योंकि आप हमारी इस पूरी जर्नी के एक पार्ट हैं। यूपीएससी हिस्ट्री गुरु का नया टैगलाइन है ए जर्नी टू सक्सेस, यानी कि आए कामयाबी की ओर चलते हैं। होपफुली कि आपको ये टैगलाइन कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर लिख के भेजिएगा। आगे चलते हैं और देखते हैं कि आज हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है और कौन कौन सी चीजें हमें पढ़नी है। कंप्लीट लिस्ट ऑफ एनसीईआरटी बुक्स नीड फॉर द यूपीएससी प्रिपरेशन के लिए हमें यूपीएससी के लिए कैसी कैसी चीजों की जरूरत है, किन किताबों की जरूरत है। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारे लिए जो पार्ट है, ये एनसीईआरटी के पन्ने जो घूम रहे हैं ये कितने घूमने चाहिए और कैसे हमें समझ में आएंगे। इस पूरी वीडियो में आपको यही सारी चीजें मैं बताऊंगा। सबसे पहली बात करते हैं कि जब एनसीईआरटी का ये वाला पार्ट आप जरा समझिएगा क्या कह रहा है। माना यह जाता है कि जब हम एनसीईआरटी को पढ़ रहे होते हैं, रीडिंग एनसीईआरटी बुक इज एसेंशियल, बहुत ज्यादा एसेंशियल है। एसेंशियल के साथ साथ फॉर योर आईएएस एग्जाम प्रिपरेशन एंड इफ यू हैव अ क्वेश्चन ऑन योर माइंड, अगर आपके दिमाग में कोई ऐसा प्रश्न है जो आपको लगता है कि आप वो नहीं हो सकता, on your mind about which NCERT books to study for UPSC, यही सवाल हर बच्चे का होता है कि आखिर कौन सी बुक हमें पढ़नी है। Then here are some relevant UPSC books। मैंने कोशिश की है कि relevant books आपको बताऊं from the NCERT catalogs। Ideally you should work your way through all UPSC related books from class 6 to 12। ये वाला जब पार्ट यूज किया जाता है ना कि सर 6 से लेके 12 तक जो हमें पढ़ना है, आखिर सर ये इतना लॉन्ग जर्नी कैसे पूरी होगी, तो बच्चा आज मैं इसको अलग अलग पार्ट में डिवाइड करके दे दूंगा आपको, और मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो के बाद आपकी ये प्रॉब्लम दूर हो जाएगी।
सम टॉपिक्स आर मोर इंपॉर्टेंट, कुछ टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं देन अदर टॉपिक, कुछ टॉपिक्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होते। सो आज हम देखेंगे कि आखिर हमारे लिए कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है। सो हियर इज द लिस्ट ऑफ ऑल इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी बुक फॉर सिविल सर्विस। सो पूरी थीम जो इस वीडियो की आज है वो इसी पे बेस्ड होगी कि आखिर हमें कौन कौन सी किताब पढ़नी है। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले जो हम एनसीईआरटी बुक्स जर्नल स्टडीज पेपर फर्स्ट यानी कि बुक फॉर एनसीईआरटी हिस्ट्री के लिए कौन सी यूज करिए। याद रखिएगा जब हम हिस्ट्री की बात करते हैं बेटा, तो हिस्ट्री में सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट हम लोगों को सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंटली हम लोगों को एनसीईआरटी पे ध्यान देना पड़ता है। जी हां, शायद में भी अगर आप मुझसे पूछेंगे तो सबसे ज्यादा एनसीईआरटी बुक अगर किसी के लिए यूज होती हैं तो वो हिस्ट्री के लिए यूज होती है। हिस्ट्री को हमने 3 हिस्सों में भी डिवाइड करना पड़ता है। सबसे पहले हम चलते हैं एंशिएंट हिस्ट्री के लिए, फिर हमारा पार्ट आता है सर मिडाइवल हिस्ट्री, फिर हमारा पार्ट आता है सर मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, और फिर हमारा आता है वर्ल्ड हिस्ट्री। अब एक और चीज जो इसमें ऐड ऑन करनी है सर, इसमें एक और पार्ट आता है दैट इज आर्ट एंड कल्चर। एक बच्चा अगर अच्छे से एनसीईआरटी को तैयार करेगा, यकीन मानिए काफी सारी चीजें वो इस पार्ट से कंप्लीट कर लेगा। यानी अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि काफी सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी से पूछे गए हैं। मैं हमेशा अपनी क्लास में बच्चों को बार बार कहता हूं कि प्लीज एनसीईआरटी को रीड कीजिए जब हिस्ट्री की हम बात कर रहे हैं। भले ही आप आर्ट्स के बैकग्राउंड से हैं, साइंस के बैकग्राउंड से हैं, कॉमर्स के बैकग्राउंड से, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता अनटिल एंड अनलेस जब तक आप इन बुक्स को नहीं पढ़ेंगे। अब अगर आगे देखेंगे तो आगे हमें सबसे पहले हम हिस्ट्री की बात करेंगे। एक एक करके इस टॉपिक में बताऊंगा कि कौन सी बुक आपको मार्केट से लानी है, नाम भी लिखा हुआ है। सबसे पहली बुक जो हमें मार्केट से परचेज करनी है उसका नाम है आर पास हिस्ट्री एंशिएंट हिस्ट्री। ये आपको नाम जो बुक का है, इस बुक का नाम है हमारा इतिहास, आर पास्ट। ये क्लास 6 की एनसीईआरटी है बेटा। जब आप ये लेके आएंगे तो इसमें आपको प्राचीन इतिहास के बारे में पढ़ने को मिलेगा, यानी एंशिएंट हिस्ट्री के बारे में आप पढ़ेंगे। इस बुक के अंदर आपको काफी सारे टॉपिक जो हैं वो रिलेवेंट देखने को मिलेंगे। इस बुक के अंदर अगर मैं कह दूं तो ऑल टॉपिक्स आर इंपॉर्टेंट। इस बुक के सारे टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी यहां पे आप कुछ स्किप नहीं कर सकते। ये बुक आपको ओवरव्यू देगी कि प्राचीन इतिहास में हम लोग कैसे थे। ये आपको पाषाण काल यानी कि स्टोन एज के बारे में बताएगी, फिर आपको इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में बताएगी, फिर आर्यंस के बारे में बताएगी, और उसके बाद सीधा आप चले जाएंगे महाजनपदास और जनपदास में। इसी बुक के अंदर आप जैनिज्म और बुद्धिज्म पढ़ेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, एक हॉट टॉपिक माना जाता है यूपीएससी का। और उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आपका बनेगा मौर्यन एम्पायर। मौर्यन एम्पायर के बाद आप पढ़ेंगे इसमें गुप्ता डायनेस्टी। सो यहां पे आप एक बेसिक जनरल नॉलेज लेंगे जो आपको आगे बहुत फायदा देने वाली है। सो इस बुक को हमें बहुत अच्छे से पढ़ना है और इस बुक से हम कोई भी टॉपिक स्किप नहीं करेंगे। ये एक बात और याद रखिएगा, जब आप ये बुक पढ़ रहे हो तो प्लीज बिटवीन द लाइन पढ़िएगा, क्योंकि इसमें से कहीं से भी प्रश्न बन सकता है, क्योंकि पिछले कई वर्षों से यूपीएससी ने काफी सारे प्रश्न इन किताबों से पूछे। अगली बुक हमारे पास है क्लास 7 की एनसीईआरटी, और इसको भी हम कहते हैं आर पास फर्स्ट, और ये है हिस्ट्री की जिसमें हम मिडाइवल हिस्ट्री को पढ़ते हैं। ये मध्यकालीन इतिहास के बारे में हमें बताती है। यहां हमें कुछ सिलेक्टेड ही टॉपिक्स पढ़ने हैं। यहां पे लिख देता हूं, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो यहां से आपको कवर करना है वो आपका आता है दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत के बाद आप यहां पे पढ़ेंगे बहामी किंगडम्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और उसके बाद आप पढ़ेंगे मुगल एम्पायर, और उसी के साथ आपका आएगा विजयनगर एम्पायर। याद रखिएगा कि यहां से आपको एक और टॉपिक देखने को मिलेगा जिसको हम कहते हैं संगम एज। तो यहां पे आपको अलग अलग डायनेस्टीज मिलेंगी, यानी इस टॉपिक में, इस चैप्टर के अंदर ये वो वाले टॉपिक हैं जो आपको करने ही करने हैं, बाकी के टॉपिक आप स्किप कर सकते हैं। आगे चलते हैं तो एक टॉपिक आता है बुक क्लास 8 जिसको मैं मानता हूं हार्ट एंड सोल ऑफ हिस्ट्री, यानी इतिहास का एक बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट। यहां पे जब ये हिस्ट्री की बुक आप खरीदेंगे, ये आपको मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के साथ डील करती है। इस टॉपिक के अंदर अगर आप स्टार्ट कर चुके हैं या अगर आपको ये मार्केट से बुक लानी है तो प्लीज मैं आपको यही कहूंगा कि इस बुक के अंदर
आपको जो पढ़ने की जरूरत है वो ये है कि यहां पे मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के अंदर आप टोटल 5 चैप्टर्स पढ़ेंगे। पहले 5 चैप्टर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इन सारे चैप्टर्स को आपने अच्छे से पढ़ना है और यकीन मानिए यहां पे आपको माइंड मैप क्रिएट करना है। इस बुक के अंदर जो भी टॉपिक दिया है वो आपकी मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री से रिलेटेड है। पहला चैप्टर अगर हम बात करें तो इसमें पहले चैप्टर में आपको लिखा गया है हाउ, व्हेन, वेयर एंड व्हाई। इस टॉपिक में हम जेम्स मिल के बारे में भी पढ़ेंगे और जेम्स रेनल के बारे में पढ़ेंगे और सोचेंगे कि किस तरीके से उसने भारत के इतिहास को अलग अलग भागों में बांटा था। दैट हाउ ही हैज डिवाइडेड द एंटायर इंडियन हिस्ट्री इनटू 3 डिफरेंट पार्ट। लेटर ऑन द नेक्स्ट टॉपिक इज ट्रेड टू टेरिटरी, यानी कि व्यापार से किस तरीके से हमने पूरी तरीके से भारत को अपने कंट्रोल में कर लिया। यहां पे आप पढ़ेंगे ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में। Trade to territory is the topic which deal about the Mughal emperor, including the Battle of Plassey and the Battle of Buxar. इस पूरे टॉपिक में आपको बैटल ऑफ प्लासी और बैटल ऑफ बक्सर के बारे में पढ़ने को मिलेगा। इस टॉपिक के अंदर कई सारे शब्दों का इस्तेमाल किया गया है, जैसे फरमान, जैसे दस्तक और जैसे कि आप गवर्नर्स के बारे में पढ़ेंगे। यकीन मानिए कि ये टॉपिक पढ़ने के बाद आप जैसे ही स्पेक्ट्रम को पढ़ेंगे तो बहुत ही ईजी लगेगा। अगली बुक जो आप लेंगे मार्केट से, दैट बुक इज 9th क्लास एनसीईआरटी इंडिया इन द कंटेम्परेरी वर्ल्ड। इसको हम वर्ल्ड हिस्ट्री के साथ रिलेट करते हैं और वर्ल्ड हिस्ट्री के साथ जब आप रिलेट करेंगे तो आप याद रखिएगा कि यहां पे आपको सिर्फ और सिर्फ 3 चैप्टर्स पढ़ने हैं। यहां पे आप सिर्फ फर्स्ट 3 चैप्टर्स पढ़ेंगे। पहले चैप्टर को आपका नाम है फ्रेंच रेवोल्यूशन, दूसरा चैप्टर आपका रशियन रेवोल्यूशन और तीसरा टॉपिक आपका नाजीज्म। ये तीनों टॉपिक आपको हेल्प करेंगे आपकी वर्ल्ड हिस्ट्री में। बहुत अच्छे से टॉपिक है। जब आप फ्रांस की क्रांति पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि किस तरीके से लिबर्टी, किस तरीके से इक्वालिटी और किस तरीके से जस्टिस भारत में भी आया और विश्व के इतिहास में कितना प्रभाव डाला। लेटर ऑन व्हेन यू move to the next chapter, that chapter deals with the socialism in Russia and even it includes the Russian Revolution. यहां पे जो आपको पढ़ने को मिलेगा, आप पढ़ेंगे कि किस तरीके से यूरोप के रशिया के अंदर एक सोशलिज्म कंसेप्ट आता है। यहां आप पढ़ेंगे लेनिन के बारे में और इस टॉपिक को बड़ा समराइज करके पढ़ना है। इस टॉपिक की काफी सारी चीजें ऐसी हैं जो हमें नहीं चाहिए, लेकिन इस टॉपिक में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आपके लिए जो है वो है लेनिन। इसके बाद आप अगला चैप्टर जो है वो है नाजिज्म एंड राइज ऑफ हिटलर। ये टॉपिक इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको वर्ल्ड वॉर सेकंड के बारे में जानकारी मिलेगी। यकीन रखिएगा जब आप ये पढ़ रहे होंगे तो वेमियर रिपब्लिकन पार्टी और आप उसके बाद राइज एंड नाजिज्म एंड राइज ऑफ हिटलर के बारे में पढ़ेंगे। कहानी बिल्कुल भी नहीं पढ़नी है, आपको यहां से बेसिक जानकारी लेनी है ताकि आप वर्ल्ड हिस्ट्री को बहुत अच्छे से समझ पाए। उसके बाद आपकी आती है क्लास 10th की एनसीईआरटी। इस क्लास 10th की एनसीईआरटी में आप पढ़ेंगे थीम्स इन वर्ल्ड हिस्ट्री और यहां पे आपको क्या पढ़ने को मिलेगा कि आपके लिए पहले 5 चैप्टर जो हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहां पे आप पढ़ेंगे क्लास 10 की एनसीईआरटी में पहले 5 चैप्टर्स, 5 चैप्टर्स आर वेरी वेरी मच इंपॉर्टेंट और इसमें आप कुछ भी स्किप नहीं कर सकते। 5 चैप्टर कौन कौन से हैं? पहला चैप्टर आप नेशनलिज्म इन इंडिया पर, नेशनलिज्म इन यूरोप। नेशनलिज्म इन यूरोप में 2 चीजें बहुत प्रमुख है, एक है यूनिफिकेशन ऑफ इटली और यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी। इन हिंदी इट इज कॉल्ड, हिंदी में अगर आप पढ़ेंगे यानी कि इटली का एकीकरण और जर्मनी का एकीकरण। उसके बाद इसी टॉपिक के अंदर आपको पता चलेगा द एज ऑफ रेवोल्यूशन, क्रांतियों का एक दौर जो 1830 से 1848 तक चलता है। उसके बाद आप सेकंड चैप्टर पे जाएंगे तो सेकंड चैप्टर में आपको पढ़ने को मिलेगा नेशनलिज्म इन इंडिया, भारत में किस तरीके से राष्ट्रवाद आया। इस टॉपिक के अंदर आप गांधी जी के बारे में पढ़ेंगे, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के बारे में पढ़ेंगे और सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट के बारे में भी पढ़ेंगे। काफी अच्छा खासा एक इलॉबरेटिव वे में दिया गया है जो आपको विश्व के इतिहास के साथ साथ आधुनिक भारत के बारे में भी बताएगा। लेटर ऑन व्हेन यू मूव टू द थर्ड चैप्टर, दैट थर्ड चैप्टर इज अबाउट द ग्लोबल वर्ल्ड. It will help you to understand the economical process during the past ancient time, the Silk Route, globalization, and later on you will come to know how the entire world changed after the World War First and World War Second. यानी इस पूरे चैप्टर के अंदर आपको ग्लोबल वर्ल्ड के बारे में पता चलेगा कि कैसे देश एक दूसरे देश के साथ मिल गए। और फिर आप फोर्थ चैप्टर पे जाएंगे तो फोर्थ चैप्टर आपको जो पढ़ने को मिलेगा दैट इज द एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, यानी विश्व के अंदर किस तरीके से इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया और पूरी तरीके से इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन को बदल के रख दिया।
इस इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से आप सब जानते हैं भारत के अंदर भी कॉलोनिज्म आया, भारत के अंदर में भी बहुत प्रॉब्लम्स आई, और साथ में ही 5वां चैप्टर जो है वो मैं स्किप कर सकता हूं क्योंकि वो है प्रिंट कल्चर इन द मॉडर्न वर्ल्ड। उस टॉपिक को आपको अभी पढ़ने की जरूरत नहीं है, तो 5 चैप्टर में से आप पहले 4 चैप्टर कर लें, और जो 5th चैप्टर है वो आपको लास्ट पे करना है, प्रिंट कल्चर इन द मॉडर्न वर्ल्ड। वो भी तब जब आप वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़े, उसमें से एक पॉइंट लेना है कि आखिर किस तरीके से प्रिंट जो है यूरोप के अंदर आया और फिर भारत के अंदर में भी किस तरीके से प्रिंट ने दस्तक दी। उसके बाद आप जाएंगे क्लास 11 की एनसीईआरटी में। यहां पे याद रखिएगा कि क्लास 11 की एनसीईआरटी जो है it is related to modern and medieval history, but I will suggest you that don't need to read this book because it has no significance for UPSC examination. So I'm just now putting it on the back side because क्लास 11 की एनसीईआरटी जो है वो हमारे पास एक अलग पॉइंट में दी गई है। सो बेटर है कि आप इसकी जगह यूज कर सकते हैं तमिलनाडु की बुक, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और तमिलनाडु आपको हेल्प करेगी एंशिएंट हिस्ट्री में अंडरस्टैंड करने की। यहां पे आप इस तमिलनाडु की बुक का इस्तेमाल करके मध्यकालीन और प्राचीन इतिहास के बारे में भी पढ़ सकते हैं, जो कि आपने क्लास 6 की एनसीईआरटी में भी पढ़ा होगा। नाउ कम टू द क्लास 12th, 2 टॉपिक्स, themes in Indian history, and the themes in Indian history third, I think, yes, this is theme Indian history first, the first, second and third. Yeah, you just need, I thought maybe I have written the class 10th NCERT. These 3 are important but only selective topics. ये 3 किताबों के अंदर आपको कुछ ही टॉपिक पढ़ने हैं। जैसे पहले टॉपिक में आप गांधी के बारे में पढ़ेंगे, सुभाष चंद्र बोस के बारे में पढ़ेंगे, ट्राइबल मूवमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे, इंडियन नेशनलिज्म के बारे में पढ़ेंगे, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के बारे में पढ़ेंगे, द रिवॉल्ट ऑफ 1857 के बारे में पढ़ेंगे। सो इन तीनों टॉपिक्स में कुछ ही टॉपिक्स हैं जो मैंने आपको बताए, वो आपको ढूंढने पड़ेंगे और अपनी शुरुआत करनी पड़ेगी। ये था इंटायरली एनसीईआरटी की हिस्ट्री के लिए कौन कौन सी बुक्स का इस्तेमाल किया जाए। आगे जाके हमारे पास एक बुक आती है, ये GS1 का ही एक पार्ट है जिसको हम इंडियन सोसाइटी कहते हैं, यानी कि समाज के बारे में। इसके लिए हम लोगों को सिर्फ 2 ही बुक्स चाहिए। एक आती है क्लास 11 की सोशियोलॉजी अंडरस्टैंडिंग द इंडियन सोसाइटी, और एनसीईआरटी क्लास 12 की इंडियन सोसाइटी इन इंडियन सोसाइटी। ये बुक जो है ये आपको एनसीईआरटी बेस्ड मिलती है, लेकिन याद रखिएगा कि यहां पे यूपीएससी सोशल बर्निंग इश्यूज पूछता है जो आपको करंट अफेयर से करने पड़ेंगे। यहां पे कुछ ही टॉपिक्स हैं, जैसे समाज किसे कहते हैं, फैमिली किसे कहते हैं, मैरिज किसे कहते हैं। ये सारे कंसेप्ट आपको बेसिक्स एनसीईआरटी से ही क्लियर होंगे। क्लान किसे कहा जाता है, रोल किसे कहा जाता है, कम्युनिटी किसे कहा जाता है, और ये सारी चीजें, पीर ग्रुप किसे कहा जाता है, ये सारी चीजें आपको इन पॉइंट से क्लियर होंगी। जब आप ये क्लियर कर ले, कोशिश कीजिएगा कि जब भी हम इंडियन सोसाइटी को पढ़ते हैं तो या तो द हिंदू से कोई ऐसे सोशल इश्यूज हैं उनको आपको कवर करना पड़ेगा, समाज में क्या हो रहा है, विमेंस के ऊपर किस तरीके से है, एजुकेशन का क्या हो रहा है, कल्चर हमारा कैसे रिफॉर्म कर रहा है, इन चीजों के ऊपर ध्यान देने की जरूरत है। सेक्युलरिज्म के बारे में पूछता है, रीजनलिज्म के बारे में पूछता है, तो मैं यही कहूंगा कि इंडियन सोसाइटी के लिए आपको बर्निंग इश्यूज पे जाना पड़ेगा। आगे चल के देखते हैं कि हमारे पास एक और बुक आती है, एनसीईआरटी इंडियन आर्ट एंड कल्चर, इतिहास का ही एक बहुत ही महत्वपूर्ण पल। अगर मैं यहां पे बात करूं तो आर्ट एंड कल्चर के लिए हम इंट्रोडक्शन टू इंडियन आर्ट पढ़ते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, कुछ नहीं छोड़ना है, सब पढ़ना है, लेकिन क्योंकि यह बहुत ही रिजिड लिखी गई है, आप आराम से यूपीएससी का सिलेबस सामने रखें। जैसे गुफाओं के बारे में पढ़ते हैं, पेंटिंग के बारे में पढ़ते हैं, डांस के बारे में पढ़ते हैं, म्यूजिक के बारे में पढ़ते हैं, थिएटर के बारे में पढ़ते हैं, फिल्म के बारे में पढ़ते हैं, और आर्किटेक्चर के बारे में पढ़ते हैं। तो ये टॉपिक बहुत इजी होने वाला है, क्योंकि इसके बाद आप नितिन सिंघानिया यूज करेंगे। अगर आपके पास अवेलेबल है तो चलेगा, नहीं तो फिर, क्योंकि नितिन सिंघानिया से भी उन बच्चों के लिए आर्ट एंड कल्चर एनसीईआरटी क्लास 11th में एक आती है लिविंग क्राफ्ट ट्रेडिशन। इसमें 2 चैप्टर हैं, 9th एंड 10th। तो बुक लाने की जरूरत नहीं है, अगर आप इसको डाउनलोड कर ले तो भी चलेगा। इसमें 2 ही चैप्टर हैं, क्योंकि बहुत अच्छे से लिखे गए, क्योंकि नितिन सिंघानिया के साथ बहुत ज्यादा मेल खाते हैं। यह है आर्ट एंड कल्चर का पार्ट। उसके बाद हमारे पास एक और बुक आती है जियोग्राफी। आई होप आप लोगों ने जियो के बारे में सुना होगा। मेरा यह मानना है कि कुछ बुक्स बच्चे जो है क्लास 6 से स्टार्ट करते हैं, बहुत ही सिंपल लिखा है,
इवन काफी सारे बच्चे 9th का भी यूज नहीं करते, 10th का भी नहीं, वो सीधा 11th और 12th की बुक को यूज करते हैं। लेकिन आप अगर इस पूरी जर्नी में नए हैं तो मैं यही कहूंगा कि क्लास 9 की कंटेम्परेरी इंडिया जियोग्राफी में पढ़ लीजिए। इसमें पहला चैप्टर आपको साइज एंड लोकेशन के बारे में मिलता है। सेकंड चैप्टर आपको यहां पे बताया जाता है क्लाइमेट के बारे में, आप यहां और वेदर के बारे में। तो मैं ये चाहूंगा कि पहले 3 चैप्टर जो हैं वो आपके लिए यहां पे इंपॉर्टेंट है, सिर्फ 3 चैप्टर पढ़ने हैं। क्लास 10 की एनसीईआरटी में आपके लिए पहले 5 चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जिसमें आप नेचुरल रिसोर्सेज, सेकंड चैप्टर फॉरेस्ट, तीसरा चैप्टर आपका वेदर के क्लाइमेट के ऊपर है, फोर्थ चैप्टर आपका जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है वो रहता है एग्रीकल्चर के ऊपर, फिर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज के ऊपर। उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट रहेगा वो हमारा यहां पे है। जरा देखिएगा कि एनसीईआरटी में हम लोगों को फंडामेंटल फिजिकल जियोग्राफी एक, इसमें से इन्वायरमेंटल जियोग्राफी हमें बहुत कम पूछी जाती है तो हम इसको फिजिकल इन्वायरमेंट, लेकिन ह्यूमन जियोग्राफी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप स्किप कर सकते हैं। तो यहां पे मैं लेता हूं कि 2 बुक्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, फिजिकल जियोग्राफी एंड इन्वायरमेंटल जियोग्राफी, ये आपको पढ़नी पड़ेगी। और यहां पे आप कोई भी टॉपिक स्किप नहीं कर सकते हैं, यानी यहां पे आपको बड़ी सारी थ्योरीज मिलेंगी कि किस तरीके से हम पैंथलाशा के बारे में पढ़ना चलेगा, यूरेशियन प्लेट्स के बारे में पता चलेगा, उसके बाद आपको टेक्टोनिक प्लेट्स के बारे में पता चलेगा। सो एक काफी अच्छी खासी जानकारी है। इवन मैं इसमें आपकी यह हेल्प कर सकता हूं कि अगर आपने वीडियो देखी उसके बाद मैं आपको यहां से कुछ नोट्स दे दूंगा जहां पे पूरा माइंड मैप के थ्रू आप ये कर सकते हैं, क्योंकि जियोग्राफी बहुत ज्यादा कंटेम्परेरी टाइप से चेंज भी हुई है। आप स्टैटिक पोर्शन पे नहीं जा सकते, लेकिन थ्योरीज आपको बिल्कुल पढ़नी पड़ेंगी। आगे अगर हम देखें तो एनसीईआरटी फॉर पॉलिटी के लिए आप जानते हैं कि आप लक्ष्मीकांत को रिप्लेस नहीं करते, लेकिन लक्ष्मीकांत उसे ही समझ में आएगी जिसने पढ़ी होगी पॉलिटिकल साइंस, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट, वर्क ऑफ पॉलिटी। सो इसके लिए क्लास 10 की एनसीईआरटी का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। अगर स्टूडेंट को पॉलिटी के बारे में कुछ नहीं पता है तो क्लास 10 की एनसीईआरटी के 4 चैप्टर जो पहले हैं वो पढ़ ले। उसको फायदा यह होगा कि पावर शेयरिंग के बारे में पता चलेगा, उसको पता चलेगा कि किस तरीके से डेमोक्रेसी चलती है, डायरेक्ट डेमोक्रेसी किसे कहते हैं, और उसके बाद आपका फेडरलिज्म के बारे में। और फिर क्लास 11th में कोई टॉपिक आप नहीं छोड़ सकते, सारे के सारे इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद इसको सीधा आप लक्ष्मीकांत के साथ जोड़ सकते हैं। इकोनॉमी के लिए 2 ही बुक्स यूज होती हैं। क्लास 12th की 2 बुक्स आती हैं, इंट्रोडक्शन टू माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। भाई इसमें आपको पढ़ना पड़ेगा, लेकिन कहीं पे भी आपको स्टैटिक पोर्शन नहीं लेना है, यानी न्यूमेरिकल्स आप नहीं ले सकते। और कोशिश कीजिएगा कि हमारी इकोनॉमी जो है वो ज्यादातर वेलफेयर इकोनॉमी है, तो यहां पे आपको करंट बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बेसिक्स आप यहां से कवर करेंगे, रेस्ट आपको करंट अफेयर्स इसके साथ लगाना पड़ेगा। साइंस एंड टेक्नोलॉजी की अगर हम बात करें तो क्लास 10 की एक साइंस की बुक आती है जो कि लास्ट पे आपको करना पड़ता है, जैसे केमिस्ट्री यूनिट 14 एंड 14 और बायो का यूनिट 4 एंड 5, ये पढ़ लें तो भी बहुत काफी है। और एनसीईआरटी क्लास जो है 12th में केमिस्ट्री का यूनिट 16 एंड बायो का यूनिट 8, 9 एंड 10 अगर आप पढ़ते हैं तो आपकी साइंस थोड़ी बहुत कंप्लीट। लेकिन याद रखिएगा कि आजकल यूपीएससी साइंस से रिलेटेड सिर्फ और सिर्फ हमें करंट अफेयर से ही सवाल पूछता है, तो ये मत सोचिए। सो आई विल सजेस्ट यू दैट गो फॉर द करंट अफेयर फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी रेदर देन गोइंग फॉर दिस, बिकॉज इट विल गिव यू अ बेसिक नॉलेज जो कि यूपीएससी नहीं पूछता है। लेकिन इसलिए लिख दिया क्योंकि काफी सारे बच्चे जो है फिर वो कहते हैं कि, और यहां पे देखिएगा कि इकोलॉजी के ऊपर आपको ये पढ़ना पड़ेगा। बायो के लास्ट 4 चैप्टर 13 और 16, ये साइंस क्लास 12 की है, तो आपको इकोलॉजी के बारे में थोड़ा बहुत पता चल जाएगा, जो बाद में आपको करंट अफेयर के साथ बहुत हेल्प करेगा। सो ये था ऑल ओवर अबाउट द एनसीईआरटी। होपफुली कि मैंने बहुत जल्दी आपको वो सारी चीजें बताई जो आपको चाहिए। सब्सक्राइब करें, आप हमारे YouTube चैनल के साथ जुड़े, सब्सक्राइब करें, टेलीग्राम चैनल के साथ जुड़े ताकि आपको PDF मिले। ये मेरा इंस्टाग्राम है, इसी के नाम से है यूपीएससी हिस्ट्री गुरु, वहां आपको डेली MCQs या PDF मिल जाते हैं। और फेसबुक पे भी आप यूपीएससी हिस्ट्री गुरु के ग्रुप को फॉलो कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि आज आपको ये बहुत अच्छा लगा होगा। और सबसे बड़ी अच्छी बात थी कि यूपीएससी हिस्ट्री गुरु ने अपना एक टैगलाइन यूज किया है, जर्नी टू सक्सेस। और साथ में ही आपको एक और चीज बता देता हूं कि मैंने कुछ बच्चों को बोला था कि फ्री बुक्स आपको मिलेंगी। सो प्लीज बेटा जो मेरी ये क्लास देख रहा है
कि आपकी फ्री बुक्स आपको इस मंथ के अंत तक मिल जाएंगी। आप सबके मेल मुझे मिल रहे हैं और बाकी काफी सारे बच्चों ने मेल मुझे जो भेजे वो upschistoryguru@gmail.com पे सेंड कर सकते हैं। और प्लीज जिन बच्चों ने upschistoryguru@gmail.com पे मुझे अपनी ईमेल करके जो है नाम वगैरह भेजे हैं, आई रिक्वेस्ट देम दैट प्लीज एटलीस्ट गिव मी सम, एटलीस्ट कुछ इतना तो बता दें कि व्हाई यू नीड दीज बुक्स, बिकॉज हम ये बुक्स उन तक पहुंचाना चाहते हैं जो वाकई में डिजर्विंग है और ये यूपीएससी हिस्ट्री गुरु की तरफ से आपको मिल रहे हैं। और मेरी यही पहल है कि एटलीस्ट चले हम अगर कंट्रीब्यूट कर रहे हैं तो ये एक जेन्युइन कंट्रीब्यूशन है, ऐसा नहीं है कि कहीं से पैसा आ रहा है और आपको दे रहे हैं सो ये हमें खुद देना है यानी पर्टिकुलरली सुहेल तुर्की को देना है। सो प्लीज अगर आप जेन्युइन केस में हैं तो कुछ थोड़ा बहुत शो कर दें कि दैट यू आर ए जेन्युइन, सो दैट हम आपको ये डिस्पैच कर दें। आपका मेल आ चुका है, मैं हर दिन मेल चेक करता हूं, ऐसा नहीं है, काफी सारे बच्चों के मेल आए हैं। अगर आपको लगता है कि ये जेन्युइन है प्लीज उन बच्चों तक ये बुक पहुंचने दीजिए जो वाकई में डिजर्व हैं। अगर आपको लगता है कि आप बुक्स खरीद सकते हैं फिर प्लीज डोंट अप्लाई फॉर दैट, क्योंकि ये जेन्युइन एक हम केस लेके चलते हैं। दूसरी बात, यूपीएससी हिस्ट्री गुरु की तरफ से आप सबको एक निवेदन है कि कृपया करके ये चैनल ज्यादा से ज्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। और हर दिन डेली आपको 5 बजे मेरी वीडियो मिलती है। कल कुछ नया लेके आऊंगा जहां पे हम लोग और चीजों के बारे में बात करेंगे। और जल्दी ही मैंने आपसे कहा है कि आपके लिए कुछ नया लेके आ रहा हूं जहां पे और टीचर आपके साथ जुड़ेंगे और डेली आपकी क्लासेस होंगी जो बिल्कुल फ्री रहेंगी ताकि आपकी पढ़ाई में कोई भी दिक्कत ना आए। यूपीएससी हिस्ट्री गुरु सुहेल तुर्की का यही मानना है कि यदि अगर एक इंसान के पास विद्या है वो किसी तरीके से दूसरे के पास पहुंचे, चाहे मुझे इसके लिए कुछ भी करना पड़े, बस इंतजार है। तो एटलीस्ट थोड़ा सा आप शेयरिंग वगैरह कर लें और बच्चे हमारे साथ जुड़ जाएं ताकि हम आपको वो दे पाएं जिसके लिए हम जाने जाते हैं। अपना रखिएगा बहुत ज्यादा ख्याल और मुझे भी दुआओं में याद कीजिएगा। यूपीएससी हिस्ट्री गुरु की तरफ से आप सबको यही कहूंगा कि आप खुश रहें जहां भी रहें, इंशाल्लाह आप जरूर यूपीएससी क्वालिफाई करेंगे। बस कोशिश कीजिएगा कि किसी के सामने हार मत मानिएगा। यदि अगर आप सच्चे हैं तो आपको प्रूफ करने की जरूरत नहीं है। यदि अगर आपके अंदर वो विश्वास है और सच्चाई के ऊपर है तो फिर कर दिखाइए। यह वक्त कर दिखाने का है और मुझे उम्मीद है कि आप भीड़ से कुछ अलग करेंगे। बाय बाय।